हेलो बाय स्टडीमर्स। आज तारीख है 9 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। सबसे पहला वाला आर्टिकल है हमारा डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द कोविड 19 है। देखिए, कोविड 19 में जब लोगों को इन्फेक्शन होता है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड हुआ तो सबसे पहले वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज से गुजरेगा, फिर उसके बाद वो सिम्प्टोमेटिक केस से गुजरेगा। राइट। अब देखिए, जब कोई पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुआ तो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके अंदर जो कोरोना वायरस का जो अमाउंट है, जो इन्फेक्शन का अमाउंट है, कह रहे कि वो कम है जो सिम्प्टोमेटिक फेज में है। ठीक, जो एसिम्प्टोमेटिक फेज में है कह रहे कि वो कहीं ज़्यादा वायरस को फैला सकता है, कहीं ज़्यादा उसके अंदर इफिशिएंसी होती है कि वो वायरस को स्प्रेड करेगा। क्योंकि एक समय के बाद ऐसा भी देखने को मिला है कुछ केसेस में कि एक समय के बाद वो पर्सन जिसके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं या एक स्टेज के बाद उसकी इफिशिएंसी कोरोना वायरस को स्प्रेड करने की अगर कंपेयर करें एसिम्प्टोमेटिक पर्सन से तो उससे कम होती है। मतलब एक पर्सन है जिसके अंदर सिम्टम्स हमें नहीं दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके अंदर उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी पॉसिबिलिटी है कोरोना वायरस को फैला देने की, कह रहे हैं कि वो कहीं ज़्यादा होती है जिस पर्सन के अंदर सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, इस वाले रिजल्ट पर ऐसे हवा में तो निकल करके आया नहीं, इस पर प्रॉपर कुछ सैंपलिंग की गई है। क्योंकि कोई भी रिसर्च होता है तो उस पर सैंपलिंग जरूर की जाती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सैंपलिंग की कि कुछ पर्सन्स को उठाया इन्होंने और उनको क्या किया कि वेरियस स्टेजेस में क्या करके उन्हें रखा। अब वेरियस स्टेज में तो वो उन्हें रखेंगे नहीं। कुछ पर्सन होंगे जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होंगे या जिसके अंदर होता क्या है कि अगर आप ब्लड टेस्ट लेते हो तो उसके अंदर सिम्टम्स अगर नहीं भी होते हैं तो भी हमें कोरोना वायरस पता चल जाता है कि इस पर्सन के अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ऐसा ही किया कि टेस्टिंग हुई, तो टेस्टिंग करने के बाद जिन पर्सन के अंदर सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे थे, कह रहे उन्हें हमने अलग रखा। जिनके अंदर सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, हमने उन्हें अलग रखा। ठीक, अब देखिए, दोनों के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से जब हमने उसके सैंपल्स को लिया, उनके जब ब्लड के सैंपल्स को लिया, तो जो एसिम्प्टोमेटिक वाला पर्सन था तो उसके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा तेजी से फैल रहा था और कहीं ज़्यादा वो एक्टिव फॉर्म में था। लेकिन जो सिम्टोमेटिक वाला पर्सन था, कहे उसके अंदर एक स्टेज के बाद होता क्या है कि जो उसका एक रिएक्शन होता है कि मीन जो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। मतलब हमें ये दो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर राइटर मतलब जो रिसर्च हुआ है वो कहते क्या है कि देखिए, जो एसिम्प्टोमेटिक वाला पर्सन है, कह रहे हैं कि उसके अंदर जो वायरल का लोड्स होता है, कह रहे हैं वो सिम्प्टोमेटिक वाले पर्सन से कहीं ज़्यादा होता है। राइट। तो इस वाले रिजल्ट में इससे ज़्यादा और कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो सन के कोरोना के रिगार्डिंग है। अब देखिए, अब कोरोना मतलब ये कोरोना वायरस नहीं है। देखिए, सन का क्या होता है कि कोर भी है। ठीक, तो अब एक सन है तो सन का कोर होगा, फिर उसका सरफेस भी होगा, फिर उसका ऑरा भी होगा। मतलब उसके कुछ सरफेस के कुछ जो डिस्टेंस तक का जो रीजन होता है उसको उसका ऑरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि देखिए, कोरोना वायरस नहीं, जो सन का जो कोरोना होता है, मेन जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वहाँ के टेम्परेचर में और सरफेस के टेम्परेचर में डिफरेंस तो लाजमी है। ठीक है भाई, डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो सरफेस का टेम्परेचर है उसमें और जो ऑरा का टेम्परेचर है उसमें जो हमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, कह रहे हैं कि वो इलॉजिकल समझ में आता है। अब वो इलॉजिकल कैसे समझ में आता है? देखिए, जो सूर्य का कोरोना होता है, जो कोर होता है, उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। वही अगर सन के अगर हम सरफेस की बात करें, जो ठीक, अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो उसका 5700 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। मतलब कि सन का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है, कह रहे कि वो कितना है, कह रहे कि वो 5700 या 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक, लेकिन जो उसका ऑरा है सरफेस से अगर आप कुछ किलोमीटर अगर आप स्ट्रेच करके जाओगे तो उसका अगर जो हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। कह रहे कि ये तो बड़ा शॉकिंग है।
राइटर्स यहाँ पर उसी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं और कहते हैं कि ये एक बड़ा प्रश्न है कि सन का जो केंद्र है, कह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है सरफेस से, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सन के सरफेस से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर सरफेस से कुछ दूरी पर है, कह रहे ये वाली बात नहीं समझ में आती है। फिर जो रिसर्चर हैं अब वो वहाँ पर कई कयास लगाते हैं और काफ़ी एजम्पशन करते हैं, काफ़ी चीज़ें एज्यूम करते हैं। वो मैग्नेटिक सिस्मोलॉजी का प्रयोग करते हैं और मैग्नेटिक सिस्मोलॉजी का प्रयोग करके वो निष्कर्ष क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका मैग्नेटिक फ्लेयर होता है ना, कि जो फ्लक्स निकलता है सन से, कह रहे कि वो कॉज हो सकता है, अभी कुछ भी श्योर कुछ भी नहीं है, अभी वो कह रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से जो सन के सरफेस से कुछ दूरी पर अगर हम उसके ऑरा का अगर हम टेम्परेचर काउंट करते हैं तो हमें वहाँ पर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के सोल्यूशन के रिगार्डिंग है। अभी इसका कोई आउटकम निकल करके नहीं आया है, बस रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं और प्रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने जर्नल में ये वाली बातें कुछ बातें पब्लिश किया है कि हमें ऐसा अनुमान है कि ये कारण हो सकता है। राइट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका ये बात समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, उसके सरफेस का 5700 या 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो उसका ऑरा है, कह रहे हैं उसका सरफेस से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो रिगार्डिंग द है पी वाइवेक्स। देखिए पैरासाइट, यहाँ पर वेवेक्स की बात कर रहे हैं। देखिए मलेरिया से मरने वालों की संख्या अगर हम बात करें तो 7.5 मिलियन है, 7.5 मिलियन है जो पैरासाइट वीवेक्स के द्वारा उनकी मौत हो जाती है। अब देखिए पैरासाइट वीवेक्स के द्वारा किसी का भी मौत हो जाना, अब यहाँ पर राइटर अभी जोरो राइट्स की भी कुछ बात करेंगे, बोलेंगे क्या, कहेंगे देखिए होता क्या है कि जब मॉस्किटो करता क्या है कि अगर हमें काटता है तो उसका जो स्लाइवा होता है, जो इसका इन्फेक्शन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में, वो हमारे लिवर में जाकर के क्या होता है कि फंस जाता है और वहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर एक समय के बाद होता क्या है कि ठीक है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, तो उसका होता क्या है कि एक टाइम पे हमें उसका ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, हमें उसका असर हमें हमारी बॉडी में हमें देखने को मिल जाता है। अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए ये जो पैरासाइट वेवेक्स वाला केस है, कह रहे कि ये काफ़ी जो अंडररेटेड होता है। अंडररेटेड कुछ इसलिए होता है कि जब इनिशियल स्टेज में होता है ना तो उसके कुछ सिम्टम तो हमें देखने को मिलते नहीं, उसका कुछ विशेष हमें इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलता नहीं है। तो जब अचानक से हमें मलेरिया होता है और ये बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब तो मलेरिया बिगड़ गया हुआ है, कह रहे कि उसके पीछे का ये जो पैरासाइट वीवेक्स है, कह रहे कि ये इसके पीछे का एक कॉज है। ठीक, अब इसके पीछे उन्होंने लैब में कुछ टेस्ट किए हैं, लैब में कुछ एनालिसिस किया है, कह रहे कि इस वाले कॉज को, इस वाले पैरासाइट को बहुत ही ज़्यादा अंडररेट किया गया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका कोई टेस्ट भी नहीं है कि पहले किसी पर्सन को किसी मॉस्किटो ने काटा और इस प्रकार का जो उसका लोड है, अगर वायरल का जो लोड है वो अगर किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है तो उस बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि बाहर हमें उसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, उसका हमें कोई टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक टाइम के बाद होता है कि वो अचानक से ब्लास्ट करता है और क्या होता है, पर्सन बीमार पड़ता है और उसे मलेरिया के सीवियर केसेस में हमें देखने को मिलता है, उससे पेशेंट की मौत भी हो जाती है। राइट, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे कि देखिए इम्यूनिटी के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कि काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए अगर जो पोस्ट कोविड-19 का वर्ल्ड होगा तो उसमें कोई पर्सन कैसे ट्रैवल करेगा, क्योंकि होगा क्या कि जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, कह रही किसी पर्सन को होती तो है नहीं, ये तो इन्फेक्शन फैलता ही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा ही। तो जो आउटर वर्ल्ड है, जो जहाँ से कोरोना वायरस पूरी तरह से रिमूव किया जा चुका है, जहाँ से कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, अब उस वाली प्लेस को अगर हमें कोरोना वायरस से हमेशा सेफ रखना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो सिस्टम हमें जनरेट करना ही होगा। ठीक, अब इसमें दो केसेस हमें देखने को मिलेंगे। एक पर्सन वो जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ही नहीं हुआ कभी भी, एक पर्सन वो जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तो हुआ लेकिन अभी वो क्योर हो चुका है। अभी दो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होती हैं और ये ट्रैवल करना चाहती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इम्यूनिटी के रिगार्डिंग।
जो पर्सन कोरोना वायरस से इससे इन्फेक्टेड था उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी होगी। अब वो एंटीबॉडी कितने टाइम पीरियड तक वैलिड रहती है, कितने टाइम पीरियड तक कोरोना वायरस को वापस से री इन्फेक्ट होने से रोक सकती है, ये अभी हमारे साइंटिस्टों को बिल्कुल भी पता नहीं है। कोई पर्सन है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गया, उसके अंदर क्या हुआ कि एक एंटीबॉडी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गई है, लेकिन अब वो एंटीबॉडी किस टाइम तक उस बॉडी को सिक्योर करके रखेगी, कह रहे ये बात हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी अब पोस्ट कोविड-19 में हमें ट्रैवल को तो फ्री करना ही होगा। एक पर्सन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में तो जाएगा, एक कंट्री से तो दूसरी कंट्री में हम जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। ठीक, अब देखिए राइटर यहाँ पर जो इम्यूनिटी के सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, कह रहे उसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए इसके प्रोस कॉन्स दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बुराइयों की बात करते हैं कि इसमें गलत क्या है। देखिए कोरोना वायरस से कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, अब वो पर्सन ठीक हो गया, उससे आपने टेस्ट किया, आपने इम्यूनिटी में पाया कि राइट नाउ वो कोरोना वायरस से दोबारा से इन्फेक्शन उसे नहीं हो सकता है। आपने वो टेस्ट में तो फाइंड आउट कर लिया क्योंकि उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी है, लेकिन हमें एंटीबॉडी का ड्यूरेशन हमें पता नहीं है। तो इस लिहाज से हमें बता नहीं सकते कि जो हमारा इम्यूनिटी का जो सर्टिफिकेट है ये कितने टाइम पीरियड तक वैलिडेट होगा, कितने टाइम पीरियड तक ये वैलिडेट होगा, हम ये वाली बात बता तो सकते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हम किसी को कितने डेज का, 30 डेज का, 20 डेज का, 25 डेज का या 1 महीने का, 2 महीने का, कितने डेज का हम उन्हें ये इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाएंगे। कह रहे कि इस वाली बात में संशय है, इसलिए हमें इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी वाली बात पर आते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ये इसके पीछे एक दूसरी गलत बात कुछ ऐसे है कि होगा क्या कि हैव एंड हैव नॉट के बीच का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए होगा क्या कि कोई पर्सन है, उसके अंदर अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है तो वो खुद को सुपेरियर समझेगा और धीरे धीरे एक क्लास डेवलप होने लगेगी कि होगा क्या कि एक पर्सन है जिसके अंदर क्या है कि अच्छी इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, तो वो क्या करेगा कि वो खुद को सुपीरियर समझेगा, खुद को वो सुपर ह्यूमन समझेगा कि उसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बल्कि जो अदर पर्सनालिटीज हैं कह रहे उसे हो सकता है। तो कह रहे कि ये सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। वो किसमें कि हैव एंड हैव नॉट में। एक पर्सन है जिसके अंदर इम्यूनिटी है, एक पर्सन है जिसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। जबकि ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है कि एक पर्सन के अंदर अगर आज की डेट में इम्यूनिटी है तो कल की डेट में सेम इम्यूनिटी उसे नेक्स्ट वाले वायरस से उसे क्या करके रखेगी, कवर करके रखेगी। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी श्योर नहीं है, इसलिए हमें इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। बट स्टिल अभी राइट नाउ अब हम इसके पॉजिटिव वाले पर्सपेक्टिव की ओर देखेंगे कि इम्यूनिटी सर्टिफिकेट क्या देता क्या है। देखिए पोस्ट कोविड-19 में जो रीजन कोरोना वायरस से बिल्कुल भी फ्री हो चुके हैं, अब वहाँ पर किसी को तो ट्रैवल करना होगा, काम तो रोका जा नहीं सकता है, इकोनॉमी को तो पूरी तरह से बंद किया नहीं जा सकता, तो पर्सन काम करने के लिए जाएगा। अब कुछ जॉब ऐसी होती है कि जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उनमें से एक जो डॉक्टर्स की सर्विस हो गई और जो डिलीवरी देने वाले जो पर्सन्स हो गए, कह रहे हैं उनकी जो सर्विस हो गई, इवन जो लेबर रूम में जो काम करने वाले पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब जो लोग हैं, कह रहे हैं कि उनकी सर्विस हो गई, क्योंकि ये क्या है, इसेंशियल सर्विसेज हैं। तो जहाँ इसेंशियल सर्विसेज हैं, कह रहे हैं आप उसे रोक सकते नहीं हो, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो कि ठीक है 10 दिन तक ही सही, 15 दिन तक ही सही, 1 महीने तक ही सही, अगर कोई पर्सन के अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि वो कोरोना वायरस से वो बच सकता है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है कि जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज होंगी बिना कोरोना वायरस के को स्प्रेड किए हुए क्या कर सकता है, सर्विस को वो प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए हमें इम्यूनिटी का जो सर्टिफिकेट है करें वो प्रोवाइड कर देना चाहिए। फिर राइट नाउ अभी इसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में अब हम दूसरी वाली बात करेंगे कि इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड ही क्यों करना चाहिए। देखिए इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट जब प्रोवाइड करवाना होगा तो एक जो इसका बुरा वाला एस्पेक्ट कुछ ऐसा है कि एक बड़ी संख्या में लोग आएंगे हमारे पास क्या करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि टेस्टिंग का वैसे ही स्कैर्सिटी है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, तो एक फालतू का एक क्राउड इकट्ठा हो जाएगा जो क्या करेगा कि टेस्ट करवा करके इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट लेना चाहेगा। ये तो इसका नेगेटिव साइड हो गया। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आज की तारीख में कोई टेस्ट करवाने के लिए जाना चाहता नहीं है, लेकिन अगर हम इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट अगर हम प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो एक जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट
सर्टिफिकेट लेने के लिए ही सही, लेकिन टेस्ट करवाने के लिए कि मेन टेस्ट वाले सेंटर्स पर वो आएंगे, और जब वो टेस्ट वाले सेंटर पर आएंगे तो हमारे पास उनका पूरा पूरा डेटा निकल करके आ जाएगा कि कौन सा पर्सन है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था या नहीं था, है या नहीं है, या किसी की कितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि हम जोन वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हमें किस वाले जोन पर को हमें रेड जोन में रखना है, किस वाले जोन में हमें ज़्यादा केयर करना है, किस वाले जोन में हमें ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स हैं उन्हें इंस्टॉल करना है, और कहाँ पर हमें कम डॉक्टर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। कहीं ये बात बहुत स्पष्ट हमें देखने को मिल जाएगी अगर हम ये इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। और इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट एक इस बात का भी प्रमाण होगा कि अगर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया तो कोई पर्सन है तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप 15 डेज पे आप ये अपना इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट आप क्या करोगे, रिन्यूअल करवाओगे, या 1 महीने पे आप क्या करोगे, आप इसे रिन्यूअल करवाओगे, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि हमारी इकोनॉमी भी रन कर सकेगी, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया और जो हमारी जो बेसिक फीचर्स हैं कि हम कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकेंगे, हम वो वाला भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया, जिसमें हमें पता क्या करना था कि इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा उसी के रिगार्डिंग था। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग है। देखिए, किसी भी कंट्री का जो सॉफ्ट पावर होता है, कहने कि वो उसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है, ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कंपेयर देन द हार्ड पावर। देखिए, अमेरिका के पास हार्ड पावर है जरूर, लेकिन अमेरिका काफ़ी कंट्रीज़ में सफल नहीं हुआ, अपने ऑपरेशन के रिगार्डिंग सफल नहीं हुआ। जैसे कि आप ईरान को देख लीजिए, तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फोर्सली सप्रेस करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन 2018 से लेकर के 2020 आ गया, लेकिन उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर या किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस या अमेरिका जो चाहता था करे वो करवा नहीं सका। तो ये तो हो गई कि हार्ड पावर के थ्रू आप कुछ भी करवा नहीं पाए ईरान में। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। अफगानिस्तान में आप आए थे वहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करवाने के लिए, तालिबान के अगेंस्ट आप आए थे लड़ने के लिए, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर गया, यानी 2001 से आप वहाँ पर लड़ रहे हो अपनी हार्ड पावर के थ्रू, अपनी मिलिट्री की पावर, आपकी अपनी खुद की मिलिट्री थी, आपका अपना खुद का ड्रोन था, लेकिन आप अफगानिस्तान को जीत नहीं सके। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हार्ड पावर है, कह रहे कि वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। हार्ड पावर होना चाहिए हिंड्रेंस को क्रिएट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्ड पावर उतना काम नहीं आता है। ठीक है, तो जो कन्फ्यूशियस जो इंस्टीट्यूट है, कह रहे हैं कि ये उसी का बेस है, उसी का एक आधार बनता है, उसी का एक सोल्यूशन है। किसका? हार्ड पावर का सोल्यूशन है। लेकिन ये है क्या? ये चाइना का है। चाइना के पास क्या था कि जब ये माओ जेडोंग वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तो उनका क्या मानना था कि जो धर्म होता है, धर्म लोगों को गुलाम बना के रखता है और ये प्रगति में बाधा पैदा करता है। धर्म से क्या होता है कि लोगों की ग्रोथ रुक जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी रिलीजियस पेपर्स थे, कहने कि सब उन्होंने जला डाला। तो चाइना में एक लंबे समय तक उस पर्सन ने शासन किया जो पर्सन ये मानता था कि कोई भी रिलीजन या कोई भी जो धर्म नहीं होना चाहिए कंट्री में। ठीक, तो उन्होंने अपने सारे लिटरेचर को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया या समाप्त कर दिया। लेकिन इंडिया के सॉफ्ट पावर को फैलता हुआ देखा जब चाइना ने देखा क्या कि जैसे इंडिया का क्या है कि इंडिया का योगा हो गया, और इंडिया की जो वेरियस आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हो गई, और जो वेरियस चीज़ें हो गई, कल्चरल चीज़ें हो गई, यानी कि वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती हैं। यहाँ के जो फेस्टिवल्स हो गए, यहाँ के टेम्पल्स हो गए, यहाँ के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, यानी ये क्या करता है? इंडिया को एक सॉफ्ट पावर प्रदान करता है। जैसे कि इंडिया क्या है कि इंडिया जो बुद्धिज्म है, कह रहे बुद्धिज्म यहीं पर इमर्ज ही हुआ था, यहीं पर जन्म ही हुआ था। तो इसकी वजह से जितने भी कंट्रीज जहां पर बुद्धिज्म फैला हुआ है, कह रहे कि वहां कह रहे उस कंट्री से क्या है कि इंडिया के कल्चरली टाइज हो जाते हैं। जैसे कि हिंदू रिलीजन है, तो अब हिंदू रिलीजन में बेसिकली हम भी राम की पूजा करते हैं, तो नेपाली भी राम की पूजा करते हैं। तो बेसिकली है क्या? ये एक सॉफ्ट पावर है कि आपका एक इन्फ्लुएंस होता है कि पर्सन टू पर्सन एक कल्चरली आपका टाइप हो जाता है। तो आपकी एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से क्या हो जाते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो प्रभावित करते हैं या एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे ट्रेडिंग आसान हो जाती है और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कह रहे हैं कि बहुत सॉफ्टली मूव करती हैं।
राइट। अब ये इन सबको देखते हुए चाइना ने किया क्या कि 2001 में एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का निर्माण करना शुरू किया। मतलब चाइना के पास अपनी खुद की सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए कुछ भी था नहीं, तो जो बचा कुछ था वो कन्फ्यूशियस था। तो कन्फ्यूशियस की आइडियोलॉजी को मतलब वो करते क्या है इस पूरे इंस्टीट्यूशन में कि मैंडरिन की लैंग्वेज को सिखाते, मतलब जो चाइनीज़ की लैंग्वेज है कह रहे कि वो सिखाने का प्रबंध करते हैं, और कन्फ्यूशियस की जो फिलॉसफी है कह रहे कि वो उसमें पढ़ाते हैं। तो 2001 से लेकर के अभी राइट नाउ तक क्या हुआ है कि 550 के आसपास का क्या है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया गया है, और 1172 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो मोर देन 160 कंट्रीज में कन्फ्यूशियस क्लासरूम का भी निर्माण किया गया है, जहां पर क्या पढ़ाया जाता है कि कन्फ्यूशियस का क्या फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, उनके विचारों को पढ़ाया जाता है। चाइना इसे चाहता क्या है कि डेवलप करना चाहता है सॉफ्ट पावर को पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक, तो अभी जो इंडिया की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इसी पर रोक लगाई गई है कि पहली बात तो जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्लासरूम है इंडिया में 7 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उस पर क्या है, उस पर रिव्यू किया जा रहा है। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला क्या है कि अब जो भी इंटर कंट्री टाइप होंगे कह रहे हैं कि उस पर क्या होगा कि बिना होम मिनिस्ट्री के मतलब गाइडलाइन के या होम मिनिस्ट्री के बिना वेरिफिकेशन के आप किसी भी प्रकार का टाइप नहीं कर सकते हो। ठीक, एक तो बात ये हो गई कि इंडिया ने क्या किया कि चाइनीज़ लैंग्वेज के सीखने पर और चाइनीज़ जो फिलॉसफी है जैसे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन हो गए जिसे चाइना पूरी दुनिया में प्रसारित करना चाहता है, फैलाना चाहता है, इंडिया अब उसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है या अवरोध पैदा कर रहा है। एक बात तो ये हो गई कि चलो भाई ठीक है, हमने क्या किया कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन पर रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि देखिए 2012 में आपने 300 टीचर्स को और जो प्रोफेसर थे आपने उनको मैंडरिन और जो कन्फ्यूशियस जो क्लासरूम थे कह रहे कि आपने उसको ये लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर किया मतलब आपने उन्हें सीखने के लिए बोला। आपने इसलिए बोला उन्हें सीखने के लिए ताकि जो इन फ्यूचर जो आपके चाइना के साथ जो रिलेशन हो, जो इंस्टीट्यूशंस वाइज जो रिलेशन हो, कह रहे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। कह रहे कि आपका इस प्रकार का कि मीन कॉन्ट्राडिक्टरी इस प्रकार का डिसीजन लेना, एक टाइम पे आप कहते हो कि आप प्रमोट करना चाहते हो, फिर दूसरे टाइम पर आप आकर के बोलते हो आप इसे प्रमोट नहीं करना चाहते हो, तो राइटर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी डेवलप नहीं करती हैं। कह रहे हैं कि अगर आपको चाइना के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है तो आपको वन साइडेड एक्शन प्लान होना चाहिए और लॉन्ग टर्म पे प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप अचानक से किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप बंद नहीं कर सकते, उसके प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया कि डिस्कस हो गया, राइट। और ये वाला आर्टिकल हो गया, ये डिस्कस किया जा चुका है इससे पहले के आर्टिकल में, तो इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो आज की तारीख में जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।